एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइट। इससे अक्सर परीक्षाओं में 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कोई भी परीक्षा दे, अभी बीपीएससी का एग्जाम आ रहा हो या एईडीओ आ रहा हो, कोई भी एग्जाम दे, तो लाइट एक कंसेप्चुअल सा टॉपिक है। इसे आपको समझ कर पढ़ना होगा और इससे संबंधित सारे कॉन्सेप्ट को हम बहुत बारीकी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला बात है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप, फॉर्म ऑफ एनर्जी। और दूसरा बात कि हम किसी वस्तु को जो देख पाते, उसकी संवेदनाएं हमें प्रकाश ही उत्पन्न करती। किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रकाश की बात करें तो पहला बात कहा गया कि ऊर्जा का एक रूप, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का रूप। ठीक है। दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि प्रकाश एक ऐसी संवेदना है, एक ऐसा सेंसेशन है जिसकी सहायता से आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या होता है? एक संवेदना, एक सेंसेशन है जिसकी सहायता से आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। कैसे देखते हैं? मान लीजिए कि कोई स्रोत है, जैसे यहाँ पे बल्ब है, यहाँ से किरणें आई, यहाँ से किरणें, और मान लेते हैं कि ये कोई दीप्त वस्तु है। आगे चल के पढ़ेंगे कि ये कोई प्रकाश उत्सर्जित करने वाली वस्तु है। यहाँ से प्रकाश की किरण आई और ये किरण किसी वस्तु पर पड़ी। मान लेते हैं कि यह हमारा कोई बुक है या कोई वस्तु है जिसको हम देखना चाहते हैं। ठीक है। इस वस्तु पर पड़ी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, यहाँ से परावर्तित होके, मान लीजिए कि यहाँ पे ह्यूमन आई है, आपका मानव नेत्र है, और इस मानव नेत्र के रेटिना पर पहुंचती, तभी आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि किसी वस्तु को देखने के लिए हम आंख की सहायता से तो देख पाते ही हैं, लेकिन देखने के लिए अगर केवल आंख ही आवश्यक होता तो हम किसी वस्तु को अंधेरा में भी देख पाते। लेकिन हम किसी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब किसी लुमिनियस ऑब्जेक्ट से, अभी एक एक करके जानेंगे कि वस्तुएं कैसी होती हैं। प्रकाश में वस्तुएं दो प्रकार की होती है। एक को दीप्त वस्तु कहते हैं, जिसको आप लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती। दूसरे को अदीप्त वस्तु कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित तो नहीं करती, लेकिन किसी प्रकाश उत्सर्जित करने वाली वस्तु से जो प्रकाश की किरण उस पर आती, उसको वह रिफ्लेक्ट कर सकती, तो उनको अदीप्त वस्तु कहते हैं। फिर ऐसे ही वस्तु का और दूसरे प्रकार से भी हम वर्गीकरण करते। एक को हम लोग वास्तविक वस्तु कहते हैं और दूसरे को हम लोग आभासी कहते हैं। वास्तविक वस्तु ऐसी वस्तुएं होती हैं जिससे आ रही आपतित किरणें किसी वस्तु पर आकर कन्वर्ज कर रही हो। तो सबसे कुछ इम्पोर्टेंट बात जो सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है। पहला बात, ऊर्जा का रूप, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दूसरा, एक ऐसी संवेदना है जिसकी सहायता से आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है। तीसरा बात कि इसको कहा गया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग। आगे चल के आप पढ़ेंगे कि प्रकाश का ड्यूअल नेचर होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके गमन करने के लिए अगला बात कहा गया कि प्रकाश को ट्रांसमिट करने के लिए, गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। आप जानते ही होइएगा कि प्रकाश का चाल जो होता, स्पीड ऑफ लाइट जो होता, वो निर्वात में, आप जानते हैं कि वैक्यूम में यानी निर्वात में इसका जो चाल होता वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला बात ये कहा गया कि ये सरल रेखा में गमन करती। इसका अगर ये चलेगी तो ये कैसे चलेगी, तो ये सरल रेखा यानी ये लीनियर पाथ पर सरल रेखा में
गमन करती। तो ये पहला बात आप ध्यान रखिए। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है, एक ऐसी संवेदना जिसकी सहायता से आप किसी वस्तु को देख पाते। ये कैसा है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। और इसके गमन करने के लिए माध्यम को, इसको ट्रांसमिट करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए जहाँ को कहीं पर भी माध्यम नहीं भी होता उसमें भी ये ट्रेवल कर पाती। वैक्यूम में यानी निर्वात में इसका चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कैसे गमन करती? तो सरल रेखा में गमन करती है। और आगे ये कहा गया ये ट्रांसवर्स वेव है, ये अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव। अब सवाल ये उठता है कि तरंगें तो आप जानते हैं दो प्रकार की होती है। तरंगों को हम दो भाग में बांटते हैं। एक को आप कहते हैं अनुदैर्ध्य, जिसको आप कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंग। जैसे आप इसका उदाहरण कहते, एग्जाम्पल कहते, ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग। एक तरंग होता है उसको अनुप्रस्थ कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग, जिसको आप कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि प्रकाश, ठीक है। तो आपसे कभी एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि कैसे समझेंगे कि कौन सा तरंग अनुप्रस्थ है, कौन सा तरंग अनुदैर्ध्य, तो ध्यान रखिएगा कि अनुदैर्ध्य तरंगों में अगर आप लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें, अनुदैर्ध्य तरंग, अगर आपसे कोई कहे कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, तो अनुदैर्ध्य तरंग में मान लेते हैं कि तरंग के कंपन की दिशा ही है, तरंग के कंपन की दिशा, ये तरंग के कंपन की दिशा है, या तरंग के गमन की दिशा। आप मान लीजिए तरंगे इधर चल रही है, तरंग के गमन की दिशा, ट्रांसमिशन की दिशा, गमन की दिशा। और यदि माध्यम के कणों का कंपन ऐसे मान लेते हैं इधर है, इसके आगे पीछे हो रहा हो, ट्रू एंड फ्रो मोशन कर रहा हो, ये मान लेते हैं कि ये इसका मीन पॉइंट हो। और अगर माध्यम के कण इसी के आगे पीछे गति कर रही हो तो इस तरह के तरंग को आप अनुदैर्ध्य तरंग। यदि ऐसी तरंगें जिनमें तरंग के संचरण की दिशा के आगे पीछे ही माध्यम के कण कंपन कर रहे हों तो इस तरह के तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, जिसको आप लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। जबकि अनुप्रस्थ तरंग की बात करें, अनुप्रस्थ तरंग जिसको आप ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, यदि हम अनुप्रस्थ तरंग की बात करेंगे तो इसको कुछ इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। ये इस तरह से इनका ट्रांसमिशन होता है। ये मान लीजिए तरंग के संचरण की दिशा हो, तरंग के संचरण की दिशा, तरंगें इस दिशा में चल रही हो, ठीक है। और अगर माध्यम के कणों का कंपन इसके लंबवत हो रहा तो इस तरह के तरंग को आप अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। आप तरंग वाले सेक्शन में पढ़िएगा कि इसको हम लोग क्रेस्ट पॉइंट कहते हैं, इसको शीर्ष कहते हैं, इसको गर्त कहते हैं। दो क्रमागत शीर्ष या दो क्रमागत गर्त के बीच की जो दूरी होती है इसी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं, जिसको आप वेवलेंथ कहते हैं। तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ कहा जाता है। तो जानेंगे हम लोग इसके बारे में। हमने ये जाना कि प्रकाश कैसा अनुप्रस्थ तरंग है, जिसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसका संचरण निर्वात में हो सकता है, और निर्वात में जो इसका चाल होता, जो स्पीड होता, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता। अब इसमें वस्तु को दो भागों में बांटा जाता है। प्रकाश में ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती। पहले प्रकार के वस्तु को हम लोग कहते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट, जिसको आप दीप्त वस्तु कहते हैं। दीप्त वस्तुएं कैसी वस्तुएं होंगी?
वैसी वस्तुएं, वैसे ऑब्जेक्ट, वैसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। वैसी वस्तुएं जो स्वतः स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। बहुत सारा उदाहरण इसका आप ले सकते हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती, इनको आप लुमिनियस ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं सूर्य, ये स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती है, इसके एग्जाम्पल में कह सकते हैं। आप बल्ब कह सकते हैं, ठीक है, आप मोमबत्ती कह सकते हैं। ये वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती, इसलिए इन्हें हम दीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। दूसरे प्रकार की वस्तु को हम लोग अदीप्त कहते हैं, अदीप्त वस्तु कहते हैं, नॉन लुमिनियस जिसको कहते हैं। ये स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, ये स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, ठीक है। यह स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, किसी दूसरे वस्तु के प्रकाश को ये रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित करती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल के लिए कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये धरती हो गया, हाँ, ये मान लीजिए चंद्रमा हो गया, आपका बुक हो गया, किताब हो गया, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, किसी दूसरे वस्तु के प्रकाश को परावर्तित करती, उसको अदीप्त कहते हैं। तो वस्तुएं कितने प्रकार की? दो प्रकार की। लुमिनियस वस्तुएं उन्हें कहते हैं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती, जैसे सूर्य हो गए, तारे हो गए, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये सब दीप्त वस्तुएं हैं। अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, किसी दूसरे वस्तु के प्रकाश को ये परावर्तित करती, ठीक है। जैसे धरती, चंद्रमा, किताब इत्यादि। अब आगे चलिए, जो दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलती है तो उसे किरण कहते हैं। तो तीन चीज आप ध्यान रखिएगा। एक होता है रे, यानी इसको आप कहते हैं किरण, ठीक है। किसी लुमिनियस ऑब्जेक्ट से प्रकाश निकले और सीधी रेखा में गमन करे। किसी दीप्त वस्तु से प्रकाश निकल कर यदि सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में चले या गमन करे, रेखा में गमन करे, तो उसको आप रे कहेंगे, किरण कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये मोमबत्ती है, इससे प्रकाश निकल रहा है और सीधी रेखा में गमन कर रहा है, तो इसको आप रे कहेंगे, यानी किरण कहेंगे, ठीक है। तो ऐसा आप ध्यान रखिएगा, इसका एक अंत बिंदु जहां से ये सोर्स होगा, यहाँ ये तो फिक्स होगा, लेकिन दूसरा अंत बिंदु इसका निश्चित नहीं होगा। जब इसके पथ में, इसके रास्ते में कोई परावर्तक सतह आएगा, मान लेते हैं कोई ऐसा सतह, कोई चिकना सतह आएगा जिससे टकरा के ये वापस आ सकती है, तो इस स्थिति में आप कह सकते हैं कि उसका परावर्तन होगा। तो आपसे कहा जाए कि किरण क्या है? किसी दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर, दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर यदि सीधी रेखा में गमन करे तो उसको किरण कहते हैं। किरण पुंज किसको कहेंगे? बीम ऑफ लाइट। अगर किरण पुंज आपसे कहे तो बहुत सारी समांतर किरणों के समूह, जैसे ऐसा ले दिया, बहुत सारा पैरेलल रे आ जाए, इसको किरण पुंज आप कहिएगा। आप यहाँ से कहें ये समांतर
समांतर किरणों के समूह को, समांतर किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अगर पैरेलल रे का एक कॉम्बिनेशन आ जाए तो इसको पूरा किरण पुंज कहते हैं। आगे चल के पढ़िएगा। एक चीज होता है फोटोन, जिसको ऊर्जा का एक बंडल कहते हैं। प्रकाश की एक अलग तरह की अवधारणा होती है जिसको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, जिसके बारे में न्यूटन साहब ने बताया था। वहीं से एक कॉन्सेप्ट फोटोन का आता है, फोटोन को पैकेट ऑफ एनर्जी कहते हैं, तो ध्यान रखें। तो किरण क्या हो गया? किसी दीप्त वस्तु से प्रकाश निकले और सीधी रेखा में गमन करे। किरण पुंज क्या हो गया? तो समांतर किरणों के समूह को, पैरेलल रे का जो बंडल होगा, पैरेलल बहुत सारा जो सारी जो समांतर किरणें होंगी उनके समूह को हम लोग किरण पुंज। अब प्रकाश में कुछ तरह की घटनाएं होती हैं। सबसे पहला घटना होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, जिसको आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन। इसके बारे में कहा जाता है यदि प्रकाश की किरण, मान लेते हैं कि ये कोई परावर्तक सतह है, आप इसे सामान्यतः समतल दर्पण या प्लेन मिरर कहते हैं। किसी लुमिनियस ऑब्जेक्ट से, किसी दीप्त वस्तु से प्रकाश की किरण आए, इस सतह पर टकराए और टकराकर वापस इसी माध्यम में चली जाए, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? यदि किसी स्रोत से प्रकाश की किरण आए, मान लेते हैं कि ये कोई स्रोत है, ये माध्यम क्या है? यहाँ पे हवा, और ये सतह, ये परावर्तक सतह है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक सतह है। इससे टकराकर वापस इसी माध्यम में चली जाए, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट? पहला, परावर्तन के दौरान प्रकाश की किरण का माध्यम चेंज नहीं होता। पहला बात आपसे कॉन्सेप्चुअल पूछा जा सकता है कि प्रकाश की किरण का, रे का, किरण का माध्यम अपरिवर्तित रहता है। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया कि ड्यूरिंग द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन मीडियम कैन नॉट चेंज। पहला चीज, हवा से आई और हवा में ही वापस चली, तो माध्यम तो नहीं बदला। दूसरा, इस दौरान चूंकि माध्यम नहीं बदलता, इसलिए प्रकाश का की जो चाल है उसमें भी परिवर्तन नहीं होता। दूसरा, रिफ्लेक्शन के दौरान आपसे पूछा जाए क्या प्रकाश के चाल में कोई परिवर्तन हो सकता? तो प्रकाश का चाल ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चाल नहीं बदलता, ठीक है। पहला बात क्या हो गया कि माध्यम नहीं चेंज किया, दूसरा चाल नहीं बदला, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर माध्यम नहीं बदला, चाल नहीं बदला, तो अब इसमें कुछ और फॉर्मूला होता है, E बराबर h न्यू होता है। h को प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं, न्यू को आवृत्ति कहते हैं। खैर इसके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। इस दौरान प्रकाश की आवृत्ति भी नहीं बदलता और तरंग दैर्घ्य भी नहीं बदलता। इस दौरान आप ध्यान रखिएगा, प्रकाश का जो फ्रीक्वेंसी होता है, प्रकाश की आवृत्ति जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति के बारे में अभी जानेंगे। आवृत्ति क्या होता है? जैसे कोई वस्तु कंपन कर रही है, मतलब वाइब्रेट कर रही हो,
तो वस्तु 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करती वही उसकी आवृत्ति कहलाती है, उसी को उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे आप जानिएगा, ये मान लेते हैं कि ये सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम है, सरल लोलक है, ये इसका मध्य बिंदु है। इससे जो ये अधिकतम दूरी तक विस्थापित होती है, ये इसी को इसका लॉन्गिट्यूड का, इसी को इसका एम्पलीट्यूड कहते हैं, जिसको आप आयाम कहते हैं, ठीक है, ये आयाम कहलाता है। और ये 1 सेकंड में जितनी बार आगे पीछे ये गति करेगी, इसी को इसकी आवृत्ति कहते हैं, जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जानेंगे इसके बारे में। तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस दौरान तरंगदैर्घ्य भी नहीं बदलता। तरंगदैर्घ्य मतलब वेवलेंथ भी, तरंगदैर्घ्य भी नहीं बदलता। तो ध्यान रखना। आपसे पूछा जाए कि परावर्तन क्या है, किसी स्रोत से प्रकाश की किरण निकली, किसी सतह पर आई और टकराकर वापस उसी माध्यम में चली गई, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दौरान प्रकाश के माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं होता, दूसरा चाल भी नहीं बदलती, आवृत्ति भी नहीं बदलता और तरंगदैर्घ्य भी नहीं बदलता। अब यहाँ पे यदि हम परावर्तन की बात करें तो परावर्तन से संबंधित नियम भी, परावर्तन के क्या नियम है, तो परावर्तन से संबंधित 2 नियम। अब इसमें अगला चीज आपको जानना है, परावर्तन के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन नियम, इससे संबंधित 2 नियम है। पहला मान लेते हैं कि ये कोई परावर्तक सतह है। सामान्यतः हमें यहाँ पर उदाहरण के लिए ये प्लेन मिरर लेते हैं, इस पर 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ एक लाइन खींच देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब, जिसको आप नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारा नॉर्मल। ये किसी वस्तु से आ रही किरण है, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। इसको हम लोग आपतित किरण कहेंगे, यानी इंसिडेंट रे। किसी लुमिनियस ऑब्जेक्ट से, किसी दीप्त वस्तु से जो आ रही किरण होती है, उसको हम लोग आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे कहते हैं। ये इस सतह से वापस जा रही किरण होती है, इसको हम लोग, ये वापस जा रही किरण है, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण कहते हैं। सतह से टकराकर वापस जा रही जो किरण होती है, उसे रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है, उसको आपतन कोण कहते हैं। इसको आप कह दीजिए आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये परावर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है, इसको हम लोग कहते हैं, इस आर को, इसको आप कह दीजिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण कह दीजिए। अब इससे संबंधित जो 2 नियम है, उसमें पहला नियम कहता है यदि परावर्तन की घटना हो रही है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में हो। पहला नियम कहता है इंसिडेंट रे, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ठीक है। दूसरी कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, जिसको आप रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं किरण, वह अविलंब, नॉर्मल, अविलंब, तीनों एक ही तल में, एक ही प्लेन, तीनों एक ही तल में होगा, एक ही प्लेन में होगा, तल में होगा। पहला नियम कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे
एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में। दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण का मान बराबर होगा किसके? परावर्तन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको कहते हैं। इसको आप कहें एंगल आई, ये बराबर होगा परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण के, इसको आप कहें एंगल आर। अब इसमें जो ध्यान देने लायक बात है वो यहाँ दे, आपतन कोण और परावर्तन कोण को हमेशा अविलंब के साथ मापते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला बात कि आपतन कोण मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण को हमेशा किससे नापते हैं? हमेशा अभिलंब, नॉर्मल अविलंब से मेजर करते हैं, से नापा जाता है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हमेशा किसके साथ आपको मेजर करना? अविलंब के साथ मेजर करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे कोई कह दे कि यदि कोई किरण, कोई रे समतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो रही है, ठीक है, अगर ये मान लेते हैं कि प्लेन मिरर है, ये मान लीजिए हमारा प्लेन मिरर है, इस पर ये अविलंब हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये मान लेते हैं ये नॉर्मल और इस पर कोई किरण वर्टिकली लंबवत ही आपतित हो रही, तो अविलंब के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होगी तो आपतन कोण को मापना हमें अविलंब के साथ ही है। मान लीजिए ये एक रेखा है, ये मान लेते हैं प्लेन मिरर है, ये इसका नॉर्मल है, ये मान लीजिए इसका नॉर्मल है, और इसी पर लंबवत ही अगर कोई दूसरी किरण इस पर आपतित हो रही है तो जिसके साथ एंगल मेजर करना उसी पर अगर ओवरलैप कर जाए दूसरी किरण तो एंगल इंसिडेंस आई का मान क्या होगा? 0 होगा। और आप तो जानते हैं कि आई बराबर आर होता है, तो आर का मान भी यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। ये किरणें अगर लंबवत आएंगी तो लंबवत चली जाएंगी। तो दूसरा बात ध्यान रखिएगा कि यदि कोई किरण, यदि मान लेते हैं यदि कोई किरण समतल दर्पण पर, प्लेन मिरर पर, समतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो, यानी वर्टिकल आए, पर लंबवत, वर्टिकली आए, लंबवत आपतित हो तो वह लंबवत ही तो हो, लंबवत आपतित हो तो वह लंबवत ही परावर्तित, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज आपसे इसमें पूछा जाए कि मान लीजिए ये आपका एक प्लेन मिरर है, इस तरह से कंसेप्चुअली आपको पढ़ना होगा, तभी इससे संबंधित प्रश्न जो आजकल परीक्षा में पूछे जाते हैं वो आप बना पाएंगे। यदि कोई किरण मान लेते हैं कि समतल दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाकर आई, 30 डिग्री का कोण बनाकर आई, हाँ, तो आपसे पूछा जाए कि आपतन कोण का मान कितना होगा? आपतन कोण का मान कितना होगा? ये
ये जो इसकी जो परावर्तित किरण होगी, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, वो दर्पण के साथ कितना कोण बनाकर लौटेगी। तो यहाँ पर एक आप नॉर्मल ड्रॉ कर दें। अविलंब से तात्पर्य तो होता ही है कि उस सतह पर 90 डिग्री का कोण बने। इस पूरे सतह पर इधर का कोण 90, तो ये 60, ये एंगल कितना होगा 60। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये 60, तो इधर वाला कोण कितना 30। तो ध्यान रखिएगा कि यदि कभी भी आपको प्रश्न में ये दिया जाए कि कोई किरण दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाकर आई है, तो दर्पण से वह कितना कोण बनाकर रिफ्लेक्ट करेगी, तो यहाँ पे 30 डिग्री का ही। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि यदि कोई किरण दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाकर किसी दर्पण पर इंसिडेंट की है, यानी आपतित की है, तो आपतन कोण का मान कितना होगा, तो यह अविलंब के साथ कितना कोण बना रही है 60 डिग्री। इसी प्रकार से परावर्तन के बाद अपवर्तन, फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और बहुत सारी तरह की घटनाएं प्रकाश में होती है, जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन है। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे।